FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, यह एक्ट 1976 में भारत सरकार के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले लागू किया गया था। मित्रों, यह एक्ट भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जिससे कि जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन विदेशों से दान प्राप्त करते हैं, उनको यहाँ से नियंत्रित किया जाता है। अभी यह FCRA अधिनियम जो है बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा मई 2020 में इस एक्ट में संशोधन किया गया है। तो हम सब के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जिससे कि नए NGOs जो अपना FCRA कराना चाहते हैं, वो संस्थाएं जो FCRA प्राप्त कर रही हैं या पंजीकृत हैं, उन सबको इसके बारे में, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो भी हो, उनको इस सब के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए बिना देर करते हुए, मैं हूँ रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो आपके पास समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। FCRA को हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि FCRA क्या है, FCRA क्या होता है। FCRA विदेशियों से प्राप्त होने वाले दान को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है, जिसको सबसे पहले 1976 में लागू किया गया था। यह कानून भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जिसमें सभी संगठन, गैर सरकारी संगठन और संघ आते हैं जो विदेशों से दान प्राप्त करने की इच्छा या इरादा रखते हैं। तो ऐसे सभी संगठनों को सबसे पहले दान प्राप्त करने से पहले भारत सरकार के FCRA अधिनियम में अपने आप को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, जो कि ऑनलाइन हो सकता है। तो वे संस्थाएं जो विदेशों से अनुदान लेने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें भारत सरकार के FCRA पोर्टल पर जाकर अपने आप को पंजीकृत करना होता है। यह पंजीयन 5 साल के लिए वैध होता है, जो कि बाद में इसे नवीनीकृत भी किया जा सकता है यदि संस्थाएं FCRA के सभी मानदंडों को पूरा करती है। FCRA के अंदर पंजीकृत वे सभी संगठन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए विदेशों से योगदान प्राप्त कर सकते हैं। आयकर की तर्ज पर FCRA के अंदर भी प्रतिवर्ष रिटर्न दाखिल करने का नियम है, जो कि संस्थाओं को पालन करना होता है। 2015 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियम लाए गए, जिसके अंतर्गत कोई भी गैर सरकारी संगठन या संघ जो विदेशों से दान प्राप्त करने की अनुमति चाहता है या प्राप्त करता है, उन्हें यह वचन देना होगा कि वह इस धन का उपयोग देश की संप्रभुता और अखंडता को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे या कोई व्यय इस तरह का नहीं करेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे। साथ साथ यह भी कहा गया है कि ऐसे संगठनों जो कि विदेशों से धन प्राप्त करते हैं, उनके कारण किसी भी राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण संबंधों में कोई बदलाव ना आए, साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षता और संप्रभुता पर भी कोई असर ना पड़े। इसके लिए ऐसे संगठनों को देश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता रखना होगा, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक परमिशंस देने के लिए या उन खातों की जांच करने के लिए कोर बैंकिंग सुविधा उन खातों में उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी संस्था FCRA अधिनियम के अंतर्गत विदेशों से धन प्राप्त कर सकती है। तो ये सारे नियम हमारे यहाँ पहले से लागू थे, किंतु इस वर्ष जो FCRA एक्ट के अंदर बदलाव लाए गए हैं, उन बदलाव में क्या बदलाव भारत सरकार ने लाई है और उन बदलावों के लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, इससे संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें
अधिक विदेशी दान प्राप्त होंगे अथवा उनके अवसरों को कम करा जा रहा है या उन्हें कम अवसर प्राप्त होंगे, यह तो आपको सोचना है। किंतु आज हम इस संशोधन के बारीक से बारीक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिससे कि आप इसको आसान तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम में क्या परिवर्तन लाए गए हैं। जब किसी भी अधिनियम में संशोधन लाए जाते हैं तो अपेक्षा होती है कि वहाँ हमें राहत मिलेगी, छूट मिलेगी या प्रावधानों को और अधिक कठोर किया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें इस FCRA अधिनियम 2020 में जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे क्या राहत मिली है। तो सबसे पहले राहत की बात करें तो हमें यही राहत मिली है कि ऐसी सभी संस्थाएं जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें 31 मार्च 2021 तक अपने खाते भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली की मुख्य शाखा में अपना खाता खोलना अनिवार्य है। तो यही राहत की बात है कि हर संस्था को जिनके पास FCRA है उन्हें 31 मार्च 2021 तक अपना खाता अनिवार्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य ब्रांच में खोलना आवश्यक है। तो यही एक राहत की बात है। दूसरी बात करें, विदेशी अनुदान अधिनियम में जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब कोई भी संस्था दान जो विदेशों से प्राप्त करती है वह अपने प्रशासनिक व्यय को 20% से अधिक खर्च नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें तो पहले यह अनुदान की सीमा में कोई भी संस्था प्रशासनिक व्यय में 50% तक की राशि व्यय कर सकती थी। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में इस तरह सैलरीज और इनमें संस्थाएं 50% तक का खर्चा कर सकती थी, किंतु अब जो संशोधन हुआ उसमें कोई भी संस्था 20% प्रशासनिक व्यय अनुदान से खर्च अधिक नहीं कर सकती है। भारत सरकार ने जैसे कि प्रशासनिक व्यय 20% से अधिक नहीं होंगे यह तो अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन इसको बहुत अधिक तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से व्यय प्रशासनिक होंगे और कौन से व्यय प्रशासनिक व्यय में शामिल नहीं हैं। इसमें नियम 5 में विस्तार से विवरण होना चाहिए था, किंतु अभी इसमें बहुत स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। तो अब हम बात करेंगे कि और दूसरा कौन सा बदलाव लाया गया है। तो किसी भी सरकार किसी भी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस एक्ट के अंदर लाया गया है। कहा गया है कि ऐसी कोई भी संस्था या संगठन जो विदेशों से दान प्राप्त करती है और यदि वह किसी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त होती है या वह राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों में संलिप्त होती है, यदि पाया जाता है कि ऐसे दान का उपयोग इन गतिविधियों के लिए किया गया है, तो भारत सरकार उस संगठनों को या उन संस्थाओं को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर सकता है। ऐसा भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिसूचना जारी कर यह नियम पास किया है, यह पारित किया गया है। तो जो अगला बदलाव यह परिवर्तन इस एक्ट में लाया गया है वह ये पंजीयन की पात्रता। पहले किसी भी संस्था को FCRA एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए 3 साल पूरे करना आवश्यक होता था। ऐसी संस्था जिन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हैं और समाज के लाभ के लिए जो गतिविधियां की हैं उनका वार्षिक व्यय 10 लाख रुपए औसतन होना चाहिए, किंतु अभी इस एक्ट के अंदर उस 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 15 लाख तक किया गया है। यानी कि अब हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी संस्था जिन्होंने अपने 3 साल समाज के लाभ के लिए कार्य करते हुए पूर्ण कर लिए हैं, उन्हें औसत 15 लाख प्रतिवर्ष का उनका वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। वे संस्थाएं अब FCRA पंजीयन के लिए कहें कि पात्र होंगी। जो अगला बदलाव इसके अंदर लाया गया है कि पूर्व अनुमति, जो हम दान लेने के लिए पूर्व अनुमति लेते हैं गृह मंत्रालय से,
तो उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो कोई भी दान जो 1 करोड़ से अधिक की राशि का होता है उसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार किस्तों में अनुदान लेने की अनुमति दे सकता है। किंतु पहली किस्त के बाद जो किस्तें जारी होंगी उनके लिए आवश्यक होगा कि जो किस्तें आपने प्राप्त करी है या जो अनुदान प्राप्त किया है आपने, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करें। साथ ही जो राशि थी उसके 75% जो व्यय किए गए हैं या जो खर्चे किए गए हैं उसकी जांच सरकार करेगी। उसके बाद की किस्तें उसके बाद जारी की जाएगी या प्राप्त की जा सकती है। नवीनीकरण की आवश्यकता। तो सरकार द्वारा किसी भी संस्था को नवीनीकरण के लिए उसकी जो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व उसको फॉर्म C3C में आवेदन करना होगा। इस फॉर्म C3C में संस्था के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों को फॉर्म AA में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह संशोधन या नवीनीकरण किया जाना संभव है। दूसरी बात, यदि 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर गृह मंत्रालय द्वारा नवीनीकरण का पंजीयन नहीं प्रदान किया जाता है तो माना जाए कि ऐसी संस्था का पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संस्था ने जो संपत्ति, अचल संपत्ति विदेशी धन से निर्माण की है या संस्था के FCRA खाते में जो धन जमा है उसे सरकार के द्वारा किसी अन्य उद्देश्यों वाली संस्था को वह संपत्ति दे दी जाएगी या सरकार के द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि ऐसी संस्था का पंजीयन नवीनीकृत ना हो जाए अथवा वहाँ से जारी नहीं किया जाता है। अब जो अगला संशोधन हुआ है कि संस्था का डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट कहाँ होना चाहिए। सरकार द्वारा इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन लाया गया है कि अब जो भी दान संस्थाएं प्राप्त करेगी वह भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मेन ब्रांच की शाखा में उसका खाता होना चाहिए, चाहे वह संस्था FCRA अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के लिए आवेदन कर रही हो या फंड प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर रही हो अथवा नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए संस्था ने आवेदन किया हो। इन तीनों स्थिति में संस्था का खाता भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा जो अगले संशोधन की हम बात करेंगे कि क्या फीस में कोई परिवर्तन किया गया है, तो सरकार द्वारा नवीनीकरण और पूर्व अनुमति के लिए 5,000 रुपये की फीस तय की गई है। यदि कोई संस्था नए पंजीकरण के लिए आवेदन करती है तो उसकी फीस 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही जैसे मैंने बताया कि नवीनीकरण और पूर्व अनुमति की फीस 5,000 रुपये तय है। अब हम बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन में भी कुछ परिवर्तन इसमें किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें पहली बार यह अध्यादेश लाया गया है कि कोई भी संस्था अपने FCRA रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस को समर्पण कर सकती है या सरेंडर कर सकती है। इसके लिए एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉर्म FC7। इसके द्वारा कोई भी संस्था अपना पंजीयन सरेंडर कर सकती है। दूसरा जो बदलाव इसके अंदर लाया गया है कि ऐसी संस्थाएं जिनका नेचर धार्मिक है तो उन संस्थाओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि क्या वो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है या ईसाई है, उनका स्टेटस क्या है, यह जानकारी भी उनको नवीनीकरण अथवा पूर्व अनुमति के पूर्व भारत सरकार को देनी होगी। तीसरा जो बदलाव ऑनलाइन लाया गया है कि अब जो संस्थाएं अनुदान के लिए अनुमति लेती है, पूर्व अनुमति लेती है, उन संस्थाओं को संस्था के समस्त पदाधिकारियों को यह विवरण देना होगा कि उनका आपस में
क्या संबंध है और क्या राष्ट्रीयता है, और साथ ही उनको उनके सभी सदस्यों या पदाधिकारियों के आधार कार्ड और पैन नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। चौथा जो बदलाव इसमें किया गया है कि क्या जो संस्था है जो विदेशी अनुदान प्राप्त करती है, ऐसी संस्था के प्रमुख पदाधिकारी, निदेशक या एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य जो अपने अधिकारों के निर्वहन में अथवा निजी आचरण में किसी भी आपराधिक प्रकरण में उनके खिलाफ कोई अभियोजन तो दर्ज नहीं है। यह भी इस बार स्पष्ट किया गया है कि उनको जानकारी देनी होगी कि जो भी संस्था के उच्च पदों पर बैठे हैं, वो पदाधिकारी डायरेक्टर हैं या उनकी संस्था के ऐसे पदाधिकारी जो संस्था के कार्यों को करते हैं, तो उन कार्यों को करने के दौरान अथवा उनके निजी आचरण में ऐसा कोई प्रकरण, आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए या कोई अभियोजन उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न में घोषणा। तो संस्था की कार्यकारिणी को प्रतिवर्ष जब हम फॉर्म FC4 में घोषणा करते हैं तो यह जानकारियां देनी आवश्यक है। उस रिटर्न की अवधि के दौरान क्या संस्था के द्वारा किसी भी FCRA एक्ट में पंजीकृत अन्य संस्था को फंड हस्तांतरित किया गया था। दूसरा, पहला समझने की कोशिश करें कि इस अवधि के दौरान, जिस अवधि में यह रिटर्न फाइल किया जा रहा है, उस अवधि के दौरान क्या किसी FCRA में पंजीकृत संस्था को फंड ट्रांसफर किया गया। दूसरा, क्या इस अवधि के दौरान बिना FCRA में पंजीकृत संस्था को फंड का ट्रांसफर किया गया। तीसरा, क्या संस्था के किसी पदाधिकारी या अधिकारी के खिलाफ जमीन एक्ट कानून में कोई अपराध पंजीकृत है या इसके लिए उनको दोषी ठहराया गया है। इस अवधि के दौरान हमें यह भी बताना होगा कि क्या वो अनुदान जो हमें प्राप्त हुआ है वह संस्था के द्वारा जो ऐसी कोई संपत्ति बनाई गई है विदेशी अनुदान से, क्या संस्था के द्वारा ऐसी कोई संपत्ति बनाई गई है जो किसी अन्य नाम से पंजीकृत है। इसके अलावा क्या संस्था के द्वारा कोई दान जो स्थानीय रूप से एकत्र किया गया है और विदेशी खाते में रखा गया है। क्या इसके अलावा क्या ऐसा कोई दान जो विदेश से लाया गया किंतु संस्था के FCRA में निर्दिष्ट खाते के अलावा उसको किसी अन्य खाते में जमा किया गया है। इसके अलावा एसोसिएशन या संगठन द्वारा पंजीकरण के समय या पूर्व अनुमति के समय जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया था, तो क्या संस्था प्राप्त अनुदान को किसी अन्य उद्देश्यों पर तो खर्च नहीं कर रही है, यह जानकारी भी हमें देनी होगी। इसके अलावा विदेशी धन का उपयोग हम संस्था किसी ऐसी गतिविधि के लिए तो नहीं कर रही है जिसमें संस्था सरकार द्वारा स्थापित नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा क्या संस्था के पदाधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 4 में वर्णित गणनाओं के अंदर जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब नियमों को हमें इस संशोधन में देखने को मिलते हैं। अपने प्रशासनिक व्ययों में 20% से अधिक की राशि तो खर्च नहीं की गई है। हमें यह जानकारी देनी होगी कि विदेशी अनुदान से हमने जो संपत्ति अर्जित की है, क्या उस संपत्ति को बेच दिया गया है। यदि संस्था के द्वारा ऐसी कोई संपत्ति को बेच दिया जाता है तो क्या
उस राशि को FCRA खाते में जमा कराया गया है। इसके अलावा संस्था किसी अन्य संगठन या इकाई को प्रबंधित तो नहीं करती है या वित्त पोषित तो नहीं कर रही है। यदि किया गया है तो हमें उसका विवरण देना होगा। इसके अलावा क्या संस्था के द्वारा ऐसी कोई संपत्ति अर्जित की गई है या ऐसा कोई कार्य किया गया है जो देश के बाहर जाकर किया गया है या वहाँ कोई संपत्ति बनाई गई है, इसकी जानकारी दी जानी आवश्यक है। यदि ये सारी जानकारी, यदि इन सारे सवालों के जवाब हाँ में होते हैं तो हमें उनका विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अब हम बात करेंगे कि क्या संस्था के गवर्निंग बोर्ड में या गवर्निंग बॉडी में परिवर्तन की सूचना किस तरह से देनी पड़ेगी या क्या बदलाव उसमें किसी तरह का किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब गवर्निंग बॉडी में कोई बदलाव किया जाता है तो इसकी जानकारी फॉर्म 6E में दी जाती थी, जिससे कि जब संस्था के 50% सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया हो या निर्वाचित किए गए हों, किसी की मौत हो गई हो या कोई इस्तीफा दे दिया हो, ऐसी स्थिति में इसमें हमें जानकारी देनी होती थी। किंतु अब हमें यह जानकारी देनी होगी 15 दिन के अंदर, चाहे नया सदस्य निर्वाचित किया गया हो, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया होगा, तो ये सारी जानकारी हमें फॉर्म 6E में जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि हम देखें कि FCRA संशोधन अधिनियम, FCRA अधिनियम 2020 में जो संशोधन किए गए हैं, तो क्या उनमें इनके अलावा भी कोई और संशोधन किए गए हैं। तो हम बात करेंगे सब ग्रांटिंग की। क्या हम ऐसा दान जो पंजीकृत संस्था विदेशों से प्राप्त करती है, क्या वह संस्था अन्य किसी पंजीकृत या गैर पंजीकृत संस्था को अपना फंड या अनुदान ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इस प्रावधान के अंदर अब कोई भी संस्था जो विदेश से धन या दान लेके आती है, वह किसी अन्य संस्था को अपना दान हस्तांतरित नहीं कर सकती है। इसमें एक बात देखने वाली है कि इससे वो छोटी छोटी संस्थाएं प्रभावित होगी जो सीधे विदेशों से अनुदान प्राप्त नहीं कर पाती थी, किंतु किसी अन्य संस्था से फील्ड कार्यकर्ता के रूप में या फील्ड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में अनुदान प्राप्त करके बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारी गतिविधियों को फील्ड में संचालित करती थी। तो ऐसी संस्थाओं के ऊपर ज़रूर इस संशोधन से प्रभाव पड़ने वाला है। अब क्या प्रशासनिक व्यय में किस तरह की संशोधन लाया गया, तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रशासनिक व्यय में 20% से अधिक व्यय नहीं किए जा सकते हैं। तो ये तो फिक्स है, किंतु कुछ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सैलरी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर्स की सैलरी आदि को इन सब चीज़ों से दूर रखा गया है। तो इसके लिए आपको अधिनियम को और विस्तार से जानने की आवश्यकता होगी। अब हम यह जानते हैं कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति FCRA कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसी संस्था या व्यक्ति जो कि पूर्व से विदेशी अनुदान प्राप्त कर रहा है, तो उसके खिलाफ अधिनियम की किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को तब तक उस खाते का उपयोग या उसमें जमा धनराशि के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह अपनी कार्यवाही पूरी, उस जांच की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है और उसे क्लीन चिट नहीं दी जाती है। या दूसरे शब्दों में बात कहें कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो FCRA के नियम का उल्लंघन करती है, तो ऐसे संस्थाओं के खाते को फ्रीज करने का अधिकार सरकार के पास होगा या सरकार ऐसे संस्था की खातों को फ्रीज कर सकती है। अब हम बात करेंगे बोर्ड के सदस्यों के आधार की प्रति, या यदि कोई प्रवासी इस संस्था या संगठन में शामिल होता है तो उसे क्या दस्तावेज जमा करने होंगे। तो पहली
स्थिति में सभी पदाधिकारी या पदाधिकारियों को अपने आधार पैन की जानकारी पूर्व अनुमति या पंजीकरण के समय देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रवासी भारतीय इस संस्था में शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पासपोर्ट की एक प्रति आवेदन के समय या पूर्व अनुमति के समय देना अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण के निलंबन की अवधि। पहले यदि कोई संस्था FCRA पंजीयन नियम का उल्लंघन करती थी या पूर्व अनुमति के लिए या नवीनीकरण के लिए आवेदन के दौरान जांच में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो किसी भी संस्था को 180 दिन के लिए उसको निलंबित करने का नियम था। तो अब इस नियम में और 180 दिन की वृद्धि की गई है। यानी कि हम बात करें तो पहले यह अवधि लगभग 6 माह की होती थी, जिसमें और 6 माह की वृद्धि की गई है। यानी हम कहें तो अब इस निलंबन अवधि लगभग 1 वर्ष की कर दी गई है, जो कि संस्था को इसमें जांच के दौरान यह समय अवधि लग सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने जो इस अधिनियम में नया संशोधन लाया है कि कोई भी संस्था स्वैच्छिक आत्मसमर्पण कर सकती है। तो यह जो स्वैच्छिक आत्मसमर्पण है वह संस्थाओं के लिए वरदान है या अभिशाप है, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले FCRA एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था स्वैच्छिक आत्मसमर्पण का, या ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि कोई संस्था अपना पंजीयन सरेंडर कर सकती है। किंतु इस बार के संशोधन में यह प्रावधान किया गया है। अब यदि कोई संस्था स्वैच्छिक आत्मसमर्पण करना चाहती है या अपने लाइसेंस को सरेंडर करना चाहती है तो यह देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि क्या ऐसी संस्था ने किसी भी FCRA नियम का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। यदि यह जांच में पाया जाता है कि ऐसी संस्था ने किसी भी FCRA नियम का उल्लंघन नहीं किया है, अपने कार्य अवधि के दौरान किसी भी नियम को नहीं तोड़ा, तो ऐसी संस्थाओं को यह स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि उन्होंने किसी भी तरह की संपत्ति का निर्माण किया है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई अन्य संस्थान हो, तो सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर या अपने अन्य संस्थानों में उसको कन्वर्ट कर सकती है या उसको उपयोग कर सकती है। किंतु वे संस्थाएं जिन्होंने, या हम बात करें ऐसी संस्थाओं की जो सरकार के साथ, या हम बात करें उन संस्थाओं की जिनकी रुचि विदेशों से अनुदान लेने की नहीं है, तो उनके लिए यह काफ़ी आसान प्रक्रिया हो गई है कि वह अब अपना FCRA पंजीयन या लाइसेंस सरेंडर कर सकते हैं। किंतु उन संस्थाओं के लिए मुसीबत है जिन्होंने अन्य विदेशों में कहीं जाकर स्कूल, चैरिटेबल संस्थाएं या कोई अन्य निर्माण कार्य या संस्थाओं का निर्माण किया है, तो उनके ऊपर अब बैन लगाया जा सकता है, क्योंकि आप अब बाहर जाकर विदेशों में अपनी संपत्ति की जानकारी आपको देनी होगी। अब हम बात करेंगे FCRA नवीनीकरण से पहले पूछताछ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा आयकर की तरह FCRA अधिनियम में भी हर साल FC4 में संस्था को अपनी विवरणी देनी होती है। तो जो संस्थाएं नियमित रूप से FCRA नियम के अधीन समस्त जानकारी समय समय पर देती है, ऐसी संस्थाओं को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। या जो संस्थाएं पूर्व अनुमति या त्रैमासिक इंटीमेशन सरकार को देती है, उन संस्थाओं को कोई परेशानी नहीं है। साथ ही हम बात करें कि वे संस्थाएं जो समय समय पर अपने धन का सही तरीके से उपयोग करती है और किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करती है, तो ऐसी संस्थाओं को नवीनीकरण से पहले उनकी जांच की जाएगी, और यदि वह जांच में किसी तरह से दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उनके पंजीयन का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। अब इस संशोधन में जो मुख्य बिंदु आया है, संस्था
कि FCRA खाते का संधारण या संचालन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब से किसी भी संस्था को अपने FCRA खाते का डेजिग्नेटेड अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की मेन ब्रांच में रखना अनिवार्य है। अब इसके लिए कोई भी संस्था जो नई दिल्ली की मुख्य ब्रांच में, उनको अपना खाता FCRA का रखना होगा। अब इसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि यदि वो जहाँ भी स्थित है अपने नज़दीकी या क्षेत्रीय भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर अपना आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और उस आवेदन की प्रक्रिया के उपरांत वहाँ के ब्रांच मैनेजर द्वारा उस सारे डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद स्क्रूटनी करके वह फॉर्म SBI की मेन ब्रांच में भेज दिया जाएगा। यहाँ से उनको अनुमति प्राप्त होने के बाद संस्था का अकाउंट, FCRA अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में खोल दिया जाएगा। तो ये थी। इसके अलावा संस्थाएं किसी अन्य बैंकों में अपना खाता नहीं रख सकती है। हाँ, किंतु इसमें एक प्रावधान है कि यदि संस्था चाहे तो अपने आय व्यय के लिए वह अपने किसी अन्य बैंक के या पूर्व में जहां उनका FCRA अकाउंट है उस खाते में इस धन को ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे उनके आय व्यय में खर्च करने के लिए आसानी हो। अब जो एक मुख्य संशोधन इस एक्ट में लाया गया है कि कौन विदेशी अनुदान नहीं ले सकते हैं, तो सरकार ने इसमें लोक सेवक एक शब्द जोड़ दिया गया है कि कोई भी लोक सेवक किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के लिए विदेशों से योगदान नहीं ले सकता है। अब इसमें वो कौन कौन शामिल है जो विदेशों से योगदान नहीं ले सकते हैं? उसमें कोई भी शासकीय कर्मचारी अथवा किसी परिषद या विधायिका का सदस्य। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी चुनाव का उम्मीदवार या पार्टी, राजनीतिक दल या लोक सेवक, जिसको हम कहना चाहेंगे शासकीय कर्मचारी, ऐसा कर्मचारी जो सरकार से वेतन, कमीशन या किसी भी तरह का अनुदान प्राप्त करता है, वह व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो ऐसे कोई भी लोक सेवक FCRA अधिनियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बातें जो FCRA एक्ट 2020 के अंदर संशोधित की गई है, जिनको हमने बिंदुवार स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करी। तो अब इस अधिनियम के संशोधन का जो सरकार का उद्देश्य है कि देश की अखंडता और एकता को चोट पहुंचाने वाले तत्व, या जिसको हम कहें आतंकवादी संगठन या ऐसे संगठन जो हमारे देश की अखंडता, संस्कृति या शांति को भंग करना चाहते हैं, उनके ऊपर नकेल कसने का सीधा सा प्रयास है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि यह लोगों के हित में होता है या संस्थाओं के हित में होता है या इसमें कोई परिवर्तन आता है, ये सोचने की बात है और ये वक्त की बात है। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की मुख्य शाखा में अपने FCRA अकाउंट को खुलवा सकते हैं, उनमें किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, क्या प्रोसेस होगी, इन सब को विस्तार से देखने के लिए मेरा अगले वीडियो, जो कि FCRA अकाउंट का संचालन कैसे करें या FCRA अकाउंट कैसे खोलें, इसके विषय पर आधारित होगा। मित्रों, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि यदि आपने अभी तक इमेजिनेटिव टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। तो आपने इस वीडियो को देखा होगा, मैं समझता हूँ कि यह आपके, चाहे वो IAS के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जनरल नॉलेज हो या क्लास के कोर्स हो या MSW में किसी भी तरह, या हमारे NGO के साथी या अन्य संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स जो विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी होगी। आप सब ने
समय दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।